तो ये हम जो है वो इनकी संहिता काल के आचार्यों की बात कर रहे थे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो चरक संहिता से रिलेटेड है उसमें नाम आता है आत्रेय का, अग्निवेश का, आचार्य चरक का और आचार्य दृढ़बल का। उसके बाद सुश्रुत संहिता के संहिता काल मतलब संहिता काल या संहिताकारों की बात करें तो धन्वंतरी, सुश्रुत और नागार्जुन। फिर अगर हम अष्टांग हृदय की बात करें या संहिता की बात करें तो उनमें नाम आता है आचार्य वाग्भट का। फिर जो ये बेल और हारित ये आपको पता है, ये अग्निवेश के जो है वो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों में इनका नाम आता है बेल और हारित का। उसके बाद इसमें बचता है काश्यप और जीवक। ठीक है, तो काश्यप के नाम से काश्यप संहिता लिखी गई है। जीवक ने जो है उसको प्रतिसंस्कृत किया। तो काश्यप और जीवक जो है वो काश्यप संहिता से रिलेटेड। और अब मैं संहिताओं की बात करूं तो पुनर्वसु आत्रेय द्वारा जो रचित है, मीन्स वो आत्रेय ने जो उपदेश दिए थे वो चरक संहिता के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र की रचना की थी, ये सब आप पढ़ चुके। अग्निवेश, सुश्रुत और ये मतलब चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इनके आचार्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। हाँ किरण, क्या बोल रहे थे, अब बोलो। मैम जो सुश्रुत वाला था इसमें ये था मैम, धन्वंतरी, वृद्ध, सुश्रुत, सुश्रुत फिर नागार्जुन। आपने जब करवाया था क्लियर नहीं आ रही है मैम, आपने वृद्ध सुश्रुत भी लिखवाया था इसके अंदर। हाँ फिर नागार्जुन, जी मैम। हाँ हाँ। तो मैम इसमें जो आप अभी आपने लिखवाया इसमें मैम आपने धन्वंतरी, सुश्रुत और नागार्जुन लिखवाया है। जो आपने पहले सीक्वेंस लिखवाई थी उसमें धन्वंतरी, वृद्ध, सुश्रुत, सुश्रुत और नागार्जुन था। यहाँ पे जो नाम दिया है तो देखो यहाँ पे केवल सुश्रुत दिया है, तो सुश्रुत को आप डिवाइड करो ना वृद्ध, सुश्रुत और सुश्रुत में। ओके मैम। ठीक है, मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने वृद्ध सुश्रुत नाम नहीं दिया, लेकिन जब हम सुश्रुत नाम से आएगा तो आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। यस ये तो मैम। अंडरस्टूड। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि संहिता काल के आचार्य कौन से। तो जो संहिताओं से हमने पढ़े हैं वो संहिता काल के आचार्य। उसके बाद आते हैं हम इस पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन टू कमेंटेटर्स ऑफ क्लासिकल संहिता। अब इन संहिताओं पे जिन्होंने टीका की है वो जो लेखक है उनके नाम है ये भट्टार हरिचंदर, जेजट, चक्रपाणी, दलहन, निश्चलकर, विजयरक्षित, दयादास, अरुणदत्त, हेमाद्री, गंगाधर, योगेंद्रनाथ सेन, हाराण चंद्र, इंदु। तो अब देखो क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि यहाँ से जो है केवल 25 मार्क्स का आएगा। अब उस 25 मार्क्स में से बाकी भी टॉपिक हैं, तो यहाँ से हो सकता है किसी एक के नाम के बारे में भी आ जाए या फिर एक जनरल क्वेश्चन भी आ जाए कि जैसे यही पॉइंट ही उठा दिया कि जो है वो संहिता काल के आचार्यों के जो आचार्य हैं उनके नाम और मतलब उनके योगदान का जो है वो एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। या फिर आपसे यही है इंट्रोडक्शन टू कमेंटेटर्स ऑफ क्लासिकल संहिता, तो या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी संहिताएं हैं उनके जो टीकाकार हुए हैं उनका जो है वो एक परिचय दीजिए। तो अब केवल अगर यही क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी 3-4 नाम आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो संहिता है उनके जो टीकाकार हुए हैं उनमें से नाम आता है इन लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। अब चक्रपाणी का नाम सुना होगा, जेजट का सुना होगा, डलहन का सुना होगा, ये तो मैंने बताया है। अरुणदत्त और हेमाद्री ये भी सुना है, गंगाधर का भी सुना है। चलो बता सकते हो चक्रपाणी ने टीका कौन सी संहिता पे लिखी है? चरक। चरक। नाम क्या है? Anybody can tell name of टीका written by आचार्य चक्रपाणी? जेजट ने किस पे टीका लिखी? भानुमति पे लिखे मैम। भानुमति लिखी है, ठीक है। चरक की बात कर रही हूँ। भानुमति उन्होंने सुश्रुत पे लिखी। अब देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपका काम कि कौन से टीकाकार कौन सी उससे रिलेटेड है। तो जस्ट एक बार ये नाम आप लिख लो, अभी लिख लो, कहीं पे कॉपी पे लिख लो या अपनी बुक में लिख लो।
भट्टार हरिचंद्र, जेजट, चक्रपाणी, डल्हन, निश्चलकर, विजय रक्षित, दयादास, अरुणदत्त, हेमाद्री, गंगाधर, योगेंद्रनाथ सेन और हरानचंद्र और इंदु, ये जो है वो संहिताओं के टीकाकार हैं। और टीकाकार भी कौन से? संस्कृत टीकाकार। इन्होंने जो है वो टीकाएं लिखी हैं संस्कृत में, इन पे संहिताओं पे। तो इनके इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो देखो हेडिंग क्या है, आयुर्वेद संहिताओं के व्याख्याकार और उनका परिचय। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि आयुर्वेद की सभी संहिताएं सूत्र रूप में थी। इनका विस्तार से वर्णन इनके व्याख्याकारों ने किया है। व्याख्याकार का मतलब ये है कि जो संहिताएं थी वो बस केवल श्लोक थे, सूत्र थे उनके, उनको जो एक्सप्लेनेशन दी है वो उसको हम व्याख्याकार कहते हैं। इन सभी विद्वानों ने संहिताओं के मुश्किल विषयों को आसान बनाने का कार्य किया। इन्होंने अपनी अपनी रचनाओं को नाम भी दिया, जिसने जो रचना लिखी उसका उन्होंने नाम दिया। अब जो है अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें, क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो काल के अनुसार इन व्याख्याकारों या टीकाकारों को 3 काल में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। तो जो प्राचीन काल है उसको हम 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का मानते हैं। और ये जो मध्यकाल के जो रचनाकार हुए हैं वो 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है। और जो आधुनिक काल के हैं वो ये मिस्टेक है यहाँ 12वीं शताब्दी, इसको 21वीं शताब्दी कर लेना, 17वीं शती से 21वीं शती तक। तो 3 हमारे पास काल है। अब सबसे पहले हम आते हैं चरक संहिता के व्याख्याकारों में। चरक संहिता पे जो संस्कृत टीकाएं लिखी हैं, जो चरक के सूत्र हैं उनका संस्कृत में जो एक्सप्लेनेशन किया है वो किया है, उसमें जो नाम आते हैं अब उनको मैंने क्या किया है, उनको कंसाइज कर दिया है, मीन्स क्लासिफाई कर दिया है। तो जो चरक संहिता के व्याख्याकार हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है भट्टार हरिचंद्र का, उसके बाद जेजट, उसके बाद चक्रपाणी, उसके बाद दयादास, फिर गंगाधर, फिर योगेंद्रनाथ सेन। ये जो है वो चरक संहिता के व्याख्याकार। अगर नोट कर सकते हो तो साथ के साथ नोट करते चलो। उसके बाद क्या है, अब इसकी हमने एक टेबल बना दी है। जैसे यहाँ पे इधर जो है टीकाकार का नाम है, उसके बाद इनका काल है, फिर इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम, वो आपको याद करना पड़ेगा। और वो कैसे याद कर सकते हो वो मैं आपको बता दूँ। जो भट्टार हरिचंद्र है 7वीं शताब्दी इनका काल है। देखो हमने शुरू किया था 7वीं से 8वीं प्राचीन काल, मध्यकाल जो है वो 9वीं से 16वीं तक का काल है, और जो 17 से 21 तक का है वो किसमें है, मध्यकाल आता है 9वीं से 16वीं तक, और आधुनिक काल था 17वीं से 21वीं शताब्दी तक। तो भट्टार हरिचंद्र का काल जो है वो 7वीं शताब्दी है। इसकी जो रचना का नाम है वो चरक न्यास। तो देखो चरक और न्यास, न्यास को आप न्याय से याद रख लेना। और जो राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। तो जो भट्टार हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से मिलता जुलता नाम है, तो ऐसे याद रख लेना कि जो राजा हरिश्चंद्र है उनके बारे में सुना होगा कि वो बहुत ही न्याय प्रिय राजा थे।
तो जो न्याय है वो हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है। तो भट्टार हरिश्चंद्र ने कौन सी बुक लिखी? उनकी टीका का नाम क्या था? चरक न्यास। उसके बाद आता है जेजट। जेजट भी जो है वो चरक संहिता के टीकाकारों में नाम आता है इनका। इनका ये सुश्रुत संहिता के भी टीकाकार है। तो इन्होंने चरक और सुश्रुत वाग्भट इवन तीनों पे ही इन्होंने टीका लिखी है। काल है नौवीं शती। इनकी टीका का नाम क्या है? निरंतर पद व्याख्या। कि जितने भी पद हैं उनकी इन्होंने निरंतर व्याख्या की है, मीन्स कोई भी पद इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये याद करने के लिए बता रही हूँ, कहीं वहां पे आंसर में भी यही लिख दो। अब इसको नाम कैसे लिखना है देखो। अब अगर आप जेजट के नाम पे जाओगे, निरंतर का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? निरंतर मीन्स क्या होता है? लगातार। 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 तो अब यहाँ पे देखो ज जय 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 3 बार लगातार आया। ठीक है, तो जेजट ने क्या लिखी? निरंतर पद व्याख्या। याद रह जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्योंकि जेजट लगातार 3 बार ज आ रहा है तो इट मीन्स उसने क्या लिखी, इसीलिए उसका नाम से मिलता जुलता उसने काम किया है। तो निरंतर पद व्याख्या लिखी है। उसके बाद आता है चक्रपाणी। चक्रपाणी का काल जो है वो 11वीं शती है। इनकी टीका का नाम है आयुर्वेद दीपिका। तो आयुर्वेद का जो दीपक जलाया है वो आचार्य चक्रपाणी ने जलाया। और उसके बाद आता है गयादास। गयादास का भी काल जो है वो 11वीं शती है। तो चक्रपाणी और गयादास दोनों जो है वो 11वीं शती के हैं। इनकी टीका का नाम है चरक चंद्रिका। ठीक है, तो गया कहाँ गया? चांद लेने। ठीक है, तो गयादास गया चांद लेने, तो चरक चंद्रिका। अब आता है गंगाधर। आधुनिक काल के जो टीकाकार हैं चरक संहिता के, उनमें 2 लोगों का नाम आता है, गंगाधर राय और योगेंद्र नाथ सेन। गंगाधर का काल जो है वो 19वीं शती है। इन्होंने जो टीका लिखी है वो जल्प कल्प तरु। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जल्प कल्प तरु। इसको कुछ मतलब क्या कर सकते हो? गंगाधर कौन था? गंगाधर सुना होगा पहले, किसका नाम है गंगाधर? मैम वो फ्रीडम महारानी फाइटर का लक्ष्मी, मैम। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई नाटक में आता था मैम। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई में, हाँ वो भी गंगाधर है। और उसके अलावा वो भी तो है, गंगाधर ही बाल शक्तिमान है। गंगाधर तिलक राव। गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वैसे भी जल्प कल्पतरु का मतलब होता है कि ऐसा पेड़ जो आप जो मांगो वो सब कुछ दे दे। बड़े मच्छर हो रहे हैं आज तो। जल्प कल्पतरु ऐसा कल्प, कल्प वृक्ष जो सब कुछ दे दे। तरु मीन्स पेड़ होता है, तो जो मांगो उससे वही मिल जाता है, ऐसा पेड़ बताते हैं, कहानियों में सुना। तो वो बहुत शक्तिशाली पेड़ है। तो शक्तिमान, शक्तिमान का दूसरा नाम क्या था? गंगाधर। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, इसीलिए उसने किताब लिखी थी कौन सी? जल्प कल्पतरु। याद रह जाएगा। यस मैम। 19वीं शती, बुक का नाम जल्प कल्पतरु। ये पूछूंगी मैं अभी, इसलिए जो चीजें मैं बोल रही हूँ उसको दिमाग में बिठा लेना। हिंट मैं दे दूंगी, इनके नाम मैं पूछूंगी अभी आपसे। उसके बाद है योगेंद्र नाथ सेन। योगेंद्र नाथ सेन ने 20वीं शताब्दी में हुए हैं ये, मीन्स आधुनिक काल के जो है वो टीकाकार हैं। इनकी टीका का नाम है चरको उपस्कर टीका। तो चरक का उपकार, तो उपकार से याद रख लेना कि उपकार जो है वो कौन? योग से उपकार होता। ठीक है, उपकार मतलब कल्याण के अर्थ में। तो योगी हमेशा उपकार करते हैं। तो योगेंद्र नाथ ने किस पे उपकार किया? चरको उपस्कार, चरक पे। तो योगेंद्र नाथ सेन 20वीं शताब्दी, चरको उपस्कर टीका। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इनके नाम आपको याद होना चाहिए कि चरक संहिता के व्याख्याकार कौन थे हैं। सबसे पहले भट्टार हरिश्चंद्र 7वीं शताब्दी, जेजट 9वीं शताब्दी, चक्रपाणी दयादास 11वीं शताब्दी, गंगाधर राय 19वीं, योगेंद्रनाथ सेन 20वीं। भट्टार ने लिखी है
राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय थे, चरकन्यास। जेजट ने निरंतर पद व्याख्या, चक्रपाणी ने दीपक जलाया, गयादास गया चांद लेने, गंगाधर ने जल्पकल्पत्रु, योगेंद्रनाथ ने उपकार किया। किसका? चरक का। तो चर को उपस्कर या चर को उपस्कार। तो उपकार में बीच में स भी लिख देना। सुश्रुत संहिता के व्याख्याकार, तो सुश्रुत संहिता के व्याख्याकारों में किस किस का नाम आता है? तो उसमें जो है वो 4 नाम आते हैं, जेजट, गयादास, डल्हण और हराणचंद्र। जेजट का काल हमने पढ़ ही लिया, 9वीं शती है। गयादास का 11वीं शती था। तो जेजट और गयादास ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों पे टीका लिखी है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो जेजट का ही नाम आ गया, तो जेजट का नाम आ गया तो आप तुरंत लिख सकते हो कि जेजट ने जो है वो सुश्रुत और चरक दोनों पे टीका लिखी है। काल इनका 9वीं शताब्दी है। जो चरक पे टीका लिखी है उसका नाम निरंतर पद व्याख्या है, और जो सुश्रुत पे इन्होंने जो टीका लिखी है, इनके मतलब जेजट की जो सुश्रुत पे लिखी हुई टीका है वो उपलब्ध नहीं है, नाम भी नहीं पता उसका, तो अवेलेबल नहीं है तो इसलिए नाम भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इन्होंने सुश्रुत संहिता पे टीका लिखी थी। उसके बाद है गयादास। तो गयादास जो है वो चांद लेने गया ही था, तो वहां पे चरक चंद्रिका थी, और सुश्रुत पे इसने जो लिखी है उस पे यहाँ पे इन्होंने सुश्रुत पे टीका लिखते हुए इन्होंने जो है वो चांद के साथ न्याय कर दिया, तो न्याय चंद्रिका। उसके बाद आता है डल्हन का नाम। डल्हन जो है वो 12वीं शताब्दी, इनकी टीका मैंने आपको दिखाई भी थी। उस टीका का नाम क्या है? निबंध संग्रह है। तो डल्हन ने निबंध लिखा किस पे? सुश्रुत पे। उसके बाद आधुनिक काल में सुश्रुत संहिता के टीकाकार का नाम आता है हराण चंद्र। इनको चक्रवर्ती भी कहा जाता है। 20वीं शती। और हराण चंद्र ने जो लिखी है वो लिखी है सुश्रुतार्थ संदीपन। तो हराण चंद्र की टीका का नाम है सुश्रुतार्थ संदीपन। तो सुश्रुत का जो दीपक जलाया है संदीपन, अर्थ का दीपक जलाया इन्होंने, तो हराण चंद्र। उसके बाद है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के टीकाकार। तो बाकी 2-3 नाम और थे, उसमें 3 नाम आते हैं, इंदु, अरुणदत्त और हिमाद्री। वहां पे वाग्भट की 2 रचनाएं हैं, आपको पता होगा, संग्रह और हृदय। तो जो संग्रह पे टीका लिखी है वो 13वीं शताब्दी में लिखी है इंदु ने। उनकी टीका का नाम है शशिलेखा। तो इंदु की शशिलेखा टीका इस पे है अष्टांग संग्रह पे। काल क्या है? 13वीं शताब्दी। अरुणदत्त, ये तीनों जो, ये याद रख लेना, अष्टांग संग्रह के तीनों टीकाकार 13वीं शताब्दी के। तो अरुणदत्त 13वीं शताब्दी, इसने जो अष्टांग हृदय पे जो टीका लिखी है उसका नाम है सर्वांग सुंदरा, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। हिमाद्री ने जो टीका लिखी है उसका नाम है आयुर्वेद रसायन, अष्टांग हृदय पे टीका लिखी। तो इनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ, अब आपको केवल इनका नाम याद रखना। उसके बाद 2 उनका नाम और आता है। अगर हम वृत्रयी और लघुत्रयी की बात करें तो माधव निदान जो है वो लघुत्रयी में आती है। तो एक और नाम आता है विजय रक्षित का। तो विजय रक्षित माधव निदान, निदान पे जो है संहिता लिखी गई है, टीका लिखी गई है, तो ये माधव निदान के टीकाकार है। इनका जो काल है वो 12वीं शताब्दी है। इतने उनकी टीका का नाम है मधुकोश व्याख्या। ये आप सेकेंड ईयर में जब निदान पढ़ोगे, आपका निदान एक सब्जेक्ट है अलग से, पैथोलॉजी, तो वहां पर जो है आप मधुकोश व्याख्या के बारे में जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है नाम निश्चलकर का। जो निश्चलकर हैं, अब इन्होंने क्या है, अगर आपको याद हो हमने अभी पढ़ा था, चक्रपाणी ने जो आयुर्वेद टीका लिखी है, और उसी के अलावा जब हम चक्रपाणी की डिटेल में जाएंगे तो वो मैंने चरक संहिता के टीकाकारों में चक्रपाणी का नाम आता है। उसके अलावा चक्रपाणी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उनका एक बुक है चक्रदत्त। चक्रपाणी ने एक बुक लिखी चक्रदत्त, उस चक्रदत्त के जो टीकाकार है वो निश्चलकर है 13वीं शताब्दी में, और उनकी टीका का नाम है, जो चक्रदत्त पे इन्होंने टीका लिखी वो रतन प्रभा टीका, निश्चलकर की। माधव निदान जो है वो क्या है? माधव द्वारा रचित निदान डायग्नोसिस की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, और उसका काल जो है वो 7वीं शताब्दी। तो यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इनके इनके परिचय पे हम आते हैं। भट्टार हरिचंद्र का परिचय। अब देखो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ये भट्टार हरिचंद्र काल बता दिया टेबल में, 7वीं शताब्दी है।
इनके द्वारा चरक संहिता पर चरक न्यास नाम से टीका लिखी गई। अब इसकी डिटेल क्या है कि इन्होंने जो चरक न्यास टीका लिखी है वो केवल सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय तक ही अभी उपलब्ध होती है। केवल सूत्र स्थान के 3 चैप्टर ही अवेलेबल होते हैं। इन्हें जो है वो एक सेकेंड, ये नाम थोड़ा सा ब्लर्ड हो गई है इमेज फोटो लेते हुए, एक सेकेंड वेट। हाँ, ये नाम है साहसांक, कोई राजा थे, उनका नाम है। उनके राजवैद्य थे भट्टारहरि। जेजट, चक्रपाणि, विजयरक्षित और टीका आदि टीकाकारों ने इनके उदाहरण जो है वो अपनी टीकाओं में दिए। तो जो जेजट है, चक्रपाणि है, विजयरक्षित है, वो इसके बाद के टीकाकार हुए हैं। तो उन्होंने इनका नाम जो है वो लिखा है अपनी टीकाओं में कि भट्टार हरिचंद्र ने ये कहा, भट्टार हरिचंद्र ने ये बात कही है। तो उस चीज में जो है वो वहां से हमें पता चलता है कि ये उससे पहले के टीकाकार। उसके अलावा अष्टांग संग्रह के व्याख्याकार इंदु ने अपनी टीका में लिखा है कि भट्टार हरिचंद्र ने खरनाद संहिता का भी प्रतिसंस्कार किया था। एक और संहिता थी खरनाद संहिता, तो उसका भी इन्होंने प्रतिसंस्कार किया है। और ये बात जो बताई है वो अष्टांग संग्रह के जो व्याख्याकार हैं इंदु ने जो टीका लिखी है शशिलेखा, उसमें लिखी है ये बात। और ये जो खरनाद संहिता है ये चरक संहिता को आधार बना के लिखी गई। तो ये इंट्रोडक्शन है भट्टार हरिचंद्र। उसके बाद नाम आता है जेजट का। तो जेजट ने जो है वो वृत्रयी मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट द्वारा रचित संहिताओं पे टीका लिखी है, जिसके आधार पर इनके बाद के व्याख्याकारों ने अपनी अपनी रचनाओं का निर्माण किया। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी टीका को लिखते हुए जेजट को फॉलो किया। चरक संहिता पर इनके द्वारा लिखी गई व्याख्या का नाम निरंतर पद व्याख्या है, ये मैंने बता दिया। सुश्रुत और अष्टांग हृदय पर लिखी गई टीकाओं का विवरण जो है वो आज के समय में उपलब्ध नहीं होता, परंतु इसका उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता के जो पाठ शुद्धि करता है चंद्रट, ये हमने पढ़ा था उस टाइम। तो चंद्रट ने जो है वो जेजट द्वारा सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीका का उपयोग सुश्रुत की पाठ शुद्धि करने में किया था। इसके अलावा डल्हन और हिमाद्री आदि विद्वानों ने भी इनकी सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीका का बहुत उपयोग किया। अवेलेबल नहीं है, लेकिन डल्हन और हिमाद्री पुराने टाइम के हैं, मतलब 13वीं शताब्दी के हैं। तो उस टाइम उनके पास अवेलेबल थी और उन्होंने जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया है उसको लिखने में। जैसे आप कोई बुक लिखो और वहां पे आप उसका चरक संहिता का इस्तेमाल करो, आप उसको उसका नाम जो है उसमें मेंशन करो कि चरक संहिता में ऐसा लिखा गया। आता है चक्रपाणी, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी पे यूजुअली पूछ लिया जाता है, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना। इनको चक्रपाणी दत्त भी कहा जाता है। काल 11वीं शताब्दी, जन्म इनका बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त था, गुरु इनके नरदत्त थे। श्री चक्रपाणी दत्त ने चरक संहिता पे जो व्याख्या या टीका लिखी है उसका नाम आयुर्वेद दीपिका है। और आज के समय में इसी टीका का उपयोग जो है वो आयुर्वेद जगत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ और रचनाएं भी की गई हैं। सुश्रुत संहिता पे इन्होंने भानुमति नाम से व्याख्या की है, जो केवल सूत्र स्थान तक ही प्रकाशित है। भानुमति जो टीका है इनकी व्याख्या है वो केवल सूत्र स्थान पे ही लिखी गई है, सुश्रुत सूत्र। उसके अलावा लिखी है आचार्य चक्रपाणी ने, तो उसमें द्रव्य गुण संग्रह का नाम आता है। उसके बाद चक्रदत्त, इसे चिकित्सा संग्रह भी कहा जाता है। अगर आपको चिकित्सा करनी है चक्रपाणी के अकॉर्डिंग तो यू हैव टू फॉलो चक्रदत्त। शब्द चंद्रिका, वैदिक कोश, शब्द चंद्रिका आई थिंक इसमें शायद सिनोनिम्स वगैरह जो है वो इन्होंने यूज किए होंगे। व्याकरण तत्व चंद्रिका, यहाँ इन्होंने चक्रपाणी ने व्याकरण तत्व चंद्रिका, तो जो ग्रामर है आयुर्वेद से रिलेटेड उस पे जो इनका ग्रंथ है वो व्याकरण तत्व चंद्रिका। उसके अलावा जो है वो एक और बुक है इनकी, उसका नाम है व्याघ्र दरिद्र शुभंकर, और एक है सर्वसार संग्रह। तो ये इनके कुछ रचनाओं के नाम है, इनके बुक्स के नाम है जो आचार्य चक्रपाणी द्वारा लिखी गई। चरक और सुश्रुत संहिता पर बहुत अच्छी टीका लिखने के कारण चक्रपाणी को चरक चतुरानन व सुश्रुत सहस्रानन जो है वो इनको कहा जाता है, इनको उपाधि दी गई है।
चरक चतुरानन की और सुश्रुत सहस्रानयन। नेक्स्ट आता है गयादास। गयादास का काल 11वीं शताब्दी है। गयादास ने भी चरक संहिता सुश्रुत संहिता दोनों पे टीका लिखी है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। चरक संहिता पे इन्होंने चरक चंद्रिका नाम की व्याख्या लिखी है और सुश्रुत संहिता पे इनकी चंद्रिका का नाम न्याय चंद्रिका। न्याय चंद्रिका का दूसरा नाम वृत्त पंजिका भी कहा जाता है। गयादास को चंद्रिकाकार के नाम से जाना जाता है। इनका जो दूसरा नाम है वो चंद्रिकाकार। उसके बाद आते हैं गंगाधर राय। गंगाधर राय जो है वो 19वीं शताब्दी में हुए हैं और 1799 ईस्वी में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भवानी प्रसाद राय था। गंगाधर राय ने चरक संहिता पर जल्प कल्पतरु नाम की व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या में दार्शनिक विषयों को बहुत अच्छा और विस्तार से लिखा गया। इन्होंने वैद्य कविराज रामाकांत सेन जी से आयुर्वेद में ज्ञान प्राप्त किया था। मीन्स इनके जो गुरु थे वो वैद्य कविराज रामाकांत थे। जल्प कल्पतरु बहुत जबरदस्त बुक जो है वो लिखी गई है, टीका लिखी गई है, लेकिन उसकी जो संस्कृत है वो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए चित्रपाणी की जो टीका है वो इजी है, उसको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप में से कोई अगर संस्कृत का विद्वान हो जाए तो वो इस टीका को पढ़ सकता है इन फ्यूचर। साथ ही इनको व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का गहन अध्ययन इन्होंने किया था। तो अब ये देखो, जो व्याकरण का भी ज्ञाता हो, जिसने लिटरेचर भी पढ़ा हो, जिसने दर्शन शास्त्र भी पढ़ा हो, जिसने ज्योतिष भी पढ़ा हो, तो इतने प्रकांड जो है वो पंडित थे, विद्वान थे ये। तो अब उन्होंने जो टीका लिखी होगी तो ऑब्वियस है उनकी बहुत हाई लेवल की जो है वो टीका होगी। जल्प कल्पतरु के अलावा आयुर्वेद पर इनकी 10 और पुस्तकें भी, कुल मिलाकर इन्होंने लगभग 76 बुक्स जो है वो लिखी। इन्हें कविराज गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कविराज की उपाधि जो है वो दी गई। आयुर्वेद और साहित्य में इनकी रचनाओं के कारण इनको बंग गौरव के नाम की उपाधि, मतलब बंगाल का गौरव थे, तो बंगाल गौरव, बंग गौरव नाम की उपाधि जो है वो इनको दी गई थी, गंगाधर राय जी को। उसके बाद नाम आता है योगेंद्रनाथ सेन का। जन्म जो है इनका 1871 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। मतलब बंगाली लोगों को आयुर्वेद ज्यादा आता है, वो संस्कृत के ज्ञाता है। और वैसे भी जो रचयिता हुए हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो भी बंगाली थे, और अरविंदो घोष वो भी बंगाली थे। तो बंगाल की मिट्टी में ही कुछ है। कविराज द्वारकानाथ सेन इनके पिता का नाम था। ये कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे। अब ये देखो, जो योगेंद्रनाथ सेन थे वो गंगाधर राय के शिष्य थे। इन्होंने चरक संहिता पे चरक का उपकार किया, तो चरकोपस्कर टीका लिखी, बहुत ही सरल, और ये सरल है इनकी टीका, परंतु ये व्याख्या जो है वो अपूर्ण है। सूत्र से लेकर चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय तक ही यह व्याख्या कलकत्ता से 1920 में प्रकाशित हुई। तो चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय तक ही जो है वो इनकी टीका है योगेंद्रनाथ सेन की चरक संहिता पे। अब कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, तो हो सकता है ये जो है वो इसमें हो, बंगाली में हो, हिंदी में अवेलेबल नहीं। तो ये हमने चरक संहिता के व्याख्याकार पढ़े। अब आते हैं सुश्रुत संहिताओं के व्याख्याकारों का परिचय। इसको कल पढ़ लेंगे, नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है।